बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। Q&A 8 आपके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ हाजिर हूँ नवीद नकवी आपकी खिदमत में। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं बाय नेम क्वेश्चंस लाना चाह रहा था। इस्माइल जमील साहब हैं, इस्माइल जमील साहब ने पूछा है कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश लाइक यू। हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इसके लिए बेटा 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी पाबंदी के साथ। नंबर 1, आपको रीडिंग हैबिट अपने अंदर पैदा करनी होगी। रीडिंग हैबिट से क्या होगा, जब आप रीडिंग हैबिट होगी, आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ राइटर्स को, नॉवेल्स को। देखें, नॉवेल्स पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें वो इंग्लिश मिलती है आपको जो अंग्रेज़ बोल रहा है और सुबह शाम बोल रहा है, रोज़मर्रा में बोल रहा है। तो कॉलोकियल लैंग्वेज जो उसकी है वो हमें मिलती है, बोलचाल की इंग्लिश, तो वो बड़े काम आती है हमारे। दूसरी बात, जब हम दूसरी बुक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री है या जनरल बुक्स हैं, कोई और चीज़ है, हालात हाज़िरा व करंट अफेयर्स पर कोई बुक लिखी गई है, तो उससे क्या होता है, हमें एक राइटर का राइटिंग स्टाइल नज़र आता है और हमें पता चलता है कि इस बात को किस अंदाज़ में कहा जा सकता है। किसी दूसरे राइटर को पढ़ते हैं तो उसका भी अंदाज़ बयान हमें पता चलता है। किसी तीसरे राइटर को पढ़ते हैं तो हमें एक ही बात को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बयान करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े मिल जाते हैं लिटरेचर में। तो रीडिंग हैबिट नंबर 1, क्योंकि जब आप ख़ुद लिखने बैठते हैं या बोलने खड़े होते हैं तो आपके माइंड में फिर वो आइडियाज़ आते हैं कि फ़लाँ ने यूँ कहा था, इस बात को मैं यूँ कह सकता हूँ, ठीक है ना। दूसरी अहम तरीन बात जो है वो क्या है, रीडिंग हैबिट है। रीडिंग हैबिट के अलावा आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी एक और आदत, वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़। अच्छी इंग्लिश मूवीज़ देखिए और उनको सुनने की कोशिश कीजिए, तो आपको अल्फाज का सही तलफ़ुज़, लहजा और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले बहुत से जुमले इसमें मिलेंगे, एक्सप्रेशंस मिलेंगे बहुत सारे। और तीसरी सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जिसके बग़ैर इंग्लिश स्पीकिंग आप सीख ही नहीं सकते, लोग कहते हैं ना आईने के सामने खड़े होके बोलो, अरे भाई कहाँ फंसा रहे हो, हर जगह आईना थोड़ी होगा। हमें इंसानों से बोलने की आदत चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस जब भी बहाल होगा जब हम इंसानों से बोलेंगे। आईने के सामने खड़े होकर तो कोई भी बोल लेगा, नहीं, ये पता नहीं किसने ईजाद किया ये तरीक़ा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हो सकता है सही हो ये तरीक़ा बाज़ लोगों के लिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बेसिकली स्पीकिंग एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी। स्पीकिंग एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप 3-4 दोस्त मिलकर ये तय कर लें कि भाई शाम की चाय पे जब बैठेंगे तो उर्दू नहीं बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे आपस में, चाहे गलत सलत ही बोलें, और एक दूसरे की गलतियों पर हंसेंगे नहीं, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की एक कंपनी बनाइए, एक एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हो आप एक दूसरे से, और एक दूसरे को आइडियाज़ भी दे रहे हो कि यार तुमने ये बात यूँ कही है, यूँ क्यों नहीं कही, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा और आप गलतियाँ करने से डरेंगे नहीं। और शुरू में गलतियाँ होंगी लेकिन स्पोकन इंग्लिश चल निकलेगी और आप बोलना शुरू कर देंगे। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भाई, ये 3 चीज़ों को फॉलो करें। इसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबश्शिर हसन साहब हैं और शहरोज़ अजमल ख़ान हैं, दोनों ने एक ही क्वेश्चन किया है। आर्टिकल्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी नॉन मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल, मैं समझ रहा था शायद मैंने वीडियो अपलोड कर दी है लेकिन अभी तक नहीं की है। मैंने चेक किया, 100 वीडियोज़ हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेंचुरी हो गई है। तो मैंने चेक किया उन वीडियोज़ में, तो मुझे पता ये चला कि अभी तक मैंने आर्टिकल्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपलोड नहीं किया है। तो बेटा इंशाल्लाह मेरा वादा है नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट अगले 3-4 लेक्चर्स में से एक लेक्चर वही होगा, ठीक है ना। तो वो कमी पूरी हो जाएगी, आर्टिकल्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, मैं बनाऊंगा अभी। इसके बाद है इजहारुल्लाह बेग साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। इजहारुल्लाह बेग साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है
और अक्सर बच्चे इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कैसा है, बड़ा मंतकी सवाल है। वी रीड अ लेसन, चलो ठीक है, वी रेड अ लेसन। भाई हम कैसे पहचानेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट सिंपल है, कैसे पहचानेंगे? अब एक बात याद रखिएगा, अगर ये अकेला जुमला लिखा हुआ है तो फिर तो मैं भी नहीं पहचान सकता कि लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा है, ठीक है ना। देखिए बोलने में और लिखने में फ़र्क होता है। बोलने में आपका लहजा सुनाई देता है, तो बोलने वाला अगर कहेगा वी रीड अ लेसन तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की उसने, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर बोलने वाला कहेगा वी रेड अ लेसन तो स्पेलिंग यही रहेगी, तलफ़ुज़ चेंज हो जाएगा, रेड, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा ऑब्वियसली। लिखे हुए सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? तो अगर पूरे कागज़ पर सिर्फ एक जुमला यही लिखा हुआ होगा तो भाई ना मैं पहचान पाऊंगा ना आप कि राइटर ने ये पास्ट सिंपल यूज़ किया है या प्रेजेंट सिंपल। लेकिन एक बात मुझे लॉजिकली बताइएगा, खुद सोच कर बताइएगा, हम जब रीडिंग करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे सामने लिखी हुई आती है तो क्या ऐसा होता है कि कोरे कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ होता है और हमसे कहा जाता है भाई ये पढ़ो? नेवर। भाई आगे पीछे कुछ बातें होती हैं, कुछ जुमले और भी होते हैं, पूरा पैराग्राफ होता है या 4-5 जुमले होते हैं या 3-4 जुमले होते हैं। और कॉन्टेक्स्ट जो है, किस सिलसिले में बात हो रही है, कोई ना कोई सिलसिला होता है बात का, कोई ना कोई वजह होती है बात की। एवं ही एक जुमला पैदा नहीं हो जाता खामखा, कोई जुमला अकेला पैदा ही नहीं होता भाई, उसके साथ आगे पीछे भी कुछ बातें होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, जिनसे उस बात का बैकग्राउंड पता चलता है, कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। तो सयाक़ व सबाक़ से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और कोई तरीका नहीं है भाई। कंप्यूटर लर्निंग के नाम से एक साहब ने सवाल पूछा है। अब उन साहब का अपना नाम शायद कंप्यूटर लर्निंग है। देखिए मैं बताऊं, अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनके नाम जब मैं देखता हूँ ना भाई, तो उनके नाम जो हैं वो इस तरह के होते हैं, कंप्यूटर लर्निंग, एक का नाम है इंग्लिश लर्नर, या एक साहब का नाम पता नहीं क्या अजीब सा रोटो करके कुछ नाम है। मैं हैरान होता हूँ यार, ठीक है आपका जो चैनल का नाम है, या ये सपोज़ आपके चैनल का नाम होगा या आपके अपने ईमेल आईडी का नाम होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ना कि जब आप मुझसे कमेंट करें या मुझसे सवाल करें, कोई मैसेज करें, तो एटलीस्ट एक जुमला लिख दें, भाई मेरा नाम ये है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, तो मैं आपको आपके नाम से पुकारूंगा। आप देखें आपका नाम तो लिखा नहीं कहीं उस मैसेज में, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि आप कौन हैं? कंप्यूटर लर्निंग लिखा है खाली। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, टू पास्ट इंडेफिनिट, दो पास्ट इंडेफिनिट आपस में कैसे कंबाइन होंगे? दो पास्ट इंडेफिनिट आपस में कैसे कंबाइन होंगे? अच्छा, एक तो सवाल ये है। अगला सवाल यूनुस ताराकाई का है। यूनुस ताराकाई साहब हैं, ताराकाई हैं या ताराके हैं, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा क्योंकि इंग्लिश स्पेलिंग में तो ऐसे लिखा है। उनका सवाल भी इसी तरह का है कुछ। देखें, अगर दो सेंटेंसेस में फ़र्ज़ कीजिए, ही वॉज रीडिंग अ बुक, सॉरी पास्ट सिंपल की बात हो रही है, हाँ, दो सेंटेंसेस हैं और दोनों कंबाइन हो रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के, तो मैं कहूँगा जैसे इट बिगैन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। अच्छा, आई सेट आउट, मैं घर से निकला, सेकंड फॉर्म है। अभी वही वाला मसला आ गया, अकेला जुमला होता तो आप कभी नहीं बताते कि ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि मैं पास्ट सिंपल की ही बात कर रहा हूँ। अगला पिछला जुमला भी सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट ही हुआ। फिर कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई और टेंस चल रहा होता, पास्ट के बजाय प्रेजेंट होता, तो मैं कहता ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए, अगर दोनों कंबाइन किया जाए तो मैं कहूँगा इट बिगैन टू रेन एज सुन एज या जस्ट एज आई सेट आउट। अब कोई इसे देखकर नहीं कह सकता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ प्रेजेंट कैसे हो जाएगा भाई? पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए, दो सिंपल पास्ट आपस में कंबाइन हो गए।
आपने एक सवाल और किया कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस कैसे कंबाइन होगा। जैसे मैं कहूँ द बस, हाँ मैं यूँ करता हूँ, टेंस नहीं लगाता, आपको मुश्किल में डालता हूँ थोड़ा। द बस टर्न अ कॉर्नर व्हेन द एक्सीडेंट टेक प्लेस। चले, द बस टर्न अ कॉर्नर व्हेन द एक्सीडेंट टेक प्लेस। अब आप इसमें टेंस डिसाइड करेंगे तो ऑब्वियसली एक वाक़या है तो पास्ट टेंस ही होगा, लेकिन कौन सा सिंपल पास्ट होगा और कौन सा पास्ट कंटिन्यूस, दोनों सिंपल पास्ट नहीं हो सकते। देखिए, द बस टर्न अ कॉर्नर, जब वो टर्न कर गई, अब तो एक्सीडेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन दो में से कोई एक एक्शन जो है वो कंटिन्यू एक्शन है और एक एक्शन मोमेंटरी एक्शन है। जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस करवाया था शुरू का लेक्चर, तो सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन करवाया था, बड़ी डिटेल में करवाया था, डायग्राम बना के करवाया था। उस लेक्चर को पहले देख लीजिएगा, फिर इस पर आइएगा। देखिएगा, ये बस वॉज टर्निंग अ कॉर्नर, ये वो एक्शन है जो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उस दौरान ये एक्शन हुआ, तो मैं इसे सिंपल, आप ये नहीं कह सकते द बस टर्न अ कॉर्नर व्हेन द एक्सीडेंट वॉज टेकिंग प्लेस। नहीं, एक्सीडेंट वॉज टेकिंग प्लेस, क्या एक्सीडेंट कोई ऐसा काम थोड़ी है जो काफ़ी देर लेता है होने में, है ना, तो एक लम्हे में हो जाता है। लेकिन टर्निंग द कॉर्नर जो है ये लंबा काम है, ये टाइम लेता है। तो द बस वॉज टर्न, तो हम ये देखेंगे कौन सा एक्शन कंटिन्यूटी वाला है और कौन सा एक्शन जो है वो मोमेंटरी है, या यूँ कह लें कौन सा एक्शन इनकम्प्लीट है और कौन सा कंप्लीट है। तो एक्सीडेंट तो कंप्लीट ही हुआ होगा यकीनन, लेकिन टर्निंग वाला इनकम्प्लीट रहा होगा, जभी तो एक्सीडेंट हुआ है। तो यूँ हम पहचानेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर आपको जवाब मिल जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस का, जो बीजी सीक्वेंस में, जो बीजी के सीक्वेंस है, BG1 BG2 BG3, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस का जो सीक्वेंस है उसमें देखिएगा फर्स्ट लेक्चर जो है उसका, उसमें ये चीज़ है। अगर आप लिंक मांगेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा उसका। अगला सवाल है, राबिया पठान साहिबा हैं। राबिया पठान कहती हैं, सर उर्दू पोइट्री पर भी रोशनी डालिए। देखिए, वैसे तो मैं उर्दू का शायर हूँ और उर्दू में शायरी करता हूँ, लेकिन उर्दू का टीचर नहीं हूँ। इसमें फ़र्क होता है उर्दू का टीचर होना और उर्दू का शायर होना। शायर तो बहुत सारे हैं दुनिया में, सब तो उर्दू के टीचर नहीं, सब उर्दू नहीं पढ़ाते, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है। मेरे पास इतना इल्म नहीं है भाई। हाँ, ये है कि उर्दू की मदद ले लेता हूँ मैं, कहीं कहीं उर्दू अदब से मदद ले लेता हूँ। जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच अभी आएगा लेक्चर, तो उसमें देखिएगा शायरी वगैरह होगी, अपने अशार भी सुनाऊँगा मैं, तो मज़ा आएगा। फिर लिटरेचर की जब हम बात करेंगे तो उसमें उर्दू अदब और अंग्रेज़ी अदब को कंपैरिजन भी करेंगे, तो वहाँ इस्तेमाल होगा। लेकिन वैसे बाकायदा उर्दू का चैनल अलग से बनाना पड़ेगा, जो मेरे बस की बात नहीं है। कोई उर्दू का प्रोफेसर ही ऐसा कर सकता है। बासित खान साहब ने कहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मुझ पर उधार है, मैंने एक लेक्चर दिया है अभी, इस पर एक लेक्चर बाकी है, इसको कंप्लीट करना बाकी है अभी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर भी होगा। और सलमान आफरीदी या सुलेमान आफरीदी साहब हैं, इन्होंने पूछा है डिफरेंस बिटवीन एडवर्बियल फ्रेज़ एंड प्रपोजिशनल फ्रेज़। हाँ जी, एडवर्बियल फ्रेज़ और प्रपोजिशनल फ्रेज़ में क्या फ़र्क है। देखिए, अब मैं डिटेल में बताता हूँ ये बात, ये है मज़ेदार बात, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एडवर्ब फ्रेज़ या जिसे एडवर्बियल फ्रेज़ कह रहे हैं, एक ही बात है, और चीज़ क्या है वो जनाब, अब ज़रा खुल के बात होती है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बड़ी आसान सी बात है। देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल, अगर यहाँ वर्ब पर आके रुक जाएं, द बुक इज़ वर्ब है ना, यहाँ आके रुक गए, और अब पूछें तो ये वेयर का आंसर है।
वेयर, वेयर का आंसर आया ऑन द टेबल। और आप जानते हैं व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का आंसर हमेशा एडवर्ब होता है। तो समझने की बात यह है, ऑन द टेबल ये बेसिकली वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर हमेशा क्या होता है? एडवर्ब। ठीक है भाई, ये एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब तो एक वर्ड होता है, ये तो तीन तीन वर्ड्स हैं। एडवर्ब तो एक फंक्शन है। हाँ, एडवर्ब एक सिंगल फंक्शन है। एडवर्ब एक सिंगल फंक्शन है। सिंगल फंक्शन, एक फंक्शन, यूनिट फंक्शन। तीन वर्ड्स से बन रहा है, एक प्रपोजिशन, एक आर्टिकल जिसे जो कि एडजेक्टिव है बेसिकली, और एक नाउन। प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, तीन वर्ड्स हैं, मिलकर बना रहे हैं एक फंक्शन एडवर्ब। तो मैंने फ्रेज की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? फ्रेज की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज वन फंक्शन। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये एक्ट कर रहा है एक फंक्शन के तौर पर, इसी को हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। ठीक है भाई, ये तो हो गया एडवर्ब फ्रेज। इस एडवर्ब फ्रेज में और दूसरी चीज़ क्या थी आपकी? फ्रेजल वर्ब, क्या फ़र्क है? तो देखिए, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं। शी इज लुकिंग आफ्टर हर चाइल्ड। शी इज लुकिंग आफ्टर हर चाइल्ड। तो अब अगर मैं वर्ब पे आके रुक जाऊं तो शी इज लुकिंग, तो लुकिंग के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये लुकिंग पर आके रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लुकिंग आफ्टर पूरा एक फ्रेज है। शी इज लुकिंग आफ्टर हर चाइल्ड। लुकिंग आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वर्ब पे आके रुक जाएं और आफ्टर जो है वो हर चाइल्ड के साथ जुड़ रहा है, तो आफ्टर के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। आफ्टर का मतलब हो जाएगा बाद में या पीछे, तो आफ्टर हर चाइल्ड उसके बच्चे के पीछे, और लुकिंग का मतलब हो जाएगा दिखाई देना। मीनिंग गलत हो जाएंगे। जब भी सेपरेट करेंगे ये पूरा लुक आफ्टर ही सेपरेट करेंगे। देखभाल करना किसके मीनिंग है? लुकिंग के नहीं, लुक आफ्टर के। तो लुक आफ्टर पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, अच्छा, फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? तो ये मैं यहां लिख रहा हूं बेटे, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। और यहां पर आपके पास जो प्रेपोजिशन यूज हो रहा है इस वर्ब के साथ, ये प्रेपोजिशन तो है, मगर ये इस वर्ब के मीनिंग चेंज कर रहा है। अगर मैं आफ्टर की जगह लगा दूं फॉर, तो ये हो जाएगा शी इज लुकिंग फॉर हर चाइल्ड। तो लुक फॉर का मतलब तलाश करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। तो लुक के मीनिंग कौन चेंज कर रहा है? प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन इस वर्ब के मीनिंग्स को डिफाइन कर रहा है कि एक्चुअली इस वर्ब के यहाँ क्या मीनिंग निकलने चाहिए। ऐसा प्रेपोजिशन एज एडवर्ब इस्तेमाल होता है। ये प्रेपोजिशन एडवर्ब है। ये प्रेपोजिशन यहाँ इस सेंटेंस में एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है। ये प्रेपोजिशन इस वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि इस ऑब्जेक्ट के साथ। जबकि ये प्रेपोजिशन इस वर्ब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इस पूरे फ्रेज का हिस्सा है। ऐसे प्रेपोजिशन को जो एडवर्ब फ्रेज का हिस्सा हो, एडवर्ब नहीं कहते, इसको कहते हैं एडवर्ब पार्टिकल। अब क्या इस प्रेपोजिशन को एडवर्ब पार्टिकल कहेंगे आप? नेवर। ये तो प्रेपोजिशन एज एडवर्ब है इटसेल्फ,
ये प्रपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल है, ठीक है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है और ये फ्रेजल वर्ब। बेटा फ्रेजल वर्ब का ही दूसरा नाम है प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि इसमें मेन चीज जो है वो प्रेपोजिशन है जो वर्ब के मीनिंग्स को डिफाइन कर रही है। प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लें वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को, या फ्रेजल वर्ब। इसका जो प्रेपोजिशन होता है वो वर्ब के साथ जुड़ा होता है और वर्ब के मीनिंग्स को डिफाइन कर रहा होता है, जबकि एडवर्ब पार्टिकल वो प्रेपोजिशन है जो एडवर्ब फ्रेज का पार्ट होता है और एडवर्ब फ्रेज का पार्ट होता है, वर्ब के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। तो जनाबे वाला ये हो गया एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज और ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब। अब आप देख लीजिए अच्छी तरह से इसके डिफरेंस को। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी। तो हम अपने Q&A 8 को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट Q&A 9 में और बहुत सारे सवाल लेकर आ रहा हूँ, लिहाजा आज इजाज़त दीजिए। शाद रहें, आबाद रहें।